हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। लगभग 15 सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और आज का आपका जो टारगेट है वो आपको सही करने हैं। लगभग 12 सवाल आउट ऑफ 15 में। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी CTET की परीक्षा आ रही है 31 जनवरी को, आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं और अन्य परीक्षा की तैयारी भी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 61 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। आप एक्टिव और पैसिव वॉइस तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि कौन सा इनमें से जो है वो आपका पैसिव वॉइस में है। कहा है टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। टीचर ने उसको डांटा ऐसे में लेट होने के लिए, या लेट हुआ तो उसने टीचर ने डांटा। या फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि सम बॉयज वर हेल्पिंग वुड दे वाउंडेड मैन, या वाउंडेड मैन करके लिखा है यहाँ पर। दी वाउंडेड में माफ़ी चाहेंगे, दे नहीं है दी है, दी वाउंडेड मैन। उसके बाद बोला है कि माई वॉच वॉज लॉस्ट। उसके बाद क्या वो कहते हैं कि सम वन मे स्टील दी बाइसिकल। ये आपके कुछ सेंटेंस में आपके वर्ड्स जो है वो लिखे हुए हैं, वर्ड्स जो है वो सेंटेंस में लिखे हुए हैं। तो ऐसे में पूछा है कि कौन सा इनमें आपका पैसिव वॉइस में है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर फॉर बीइंग लेट है, यहाँ पर लिखा है दी वाउंडेड मैन करके, यानी एक घायल आदमी करके लिखा हुआ है। माई कार वॉज लॉस्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम 61 को लेकर के बात करेंगे तो एक आपका जो सेंटेंस है वो आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगा कि मेरी जो वॉच है वो खो गई है ऐसे में। तो ये आपका जो है वो पैसिव वॉइस में आएगा। बाकी के आपके जो है वो पैसिव वॉइस में आपको नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज दी करेक्ट। यहाँ पर पैसिव वॉइस में है फ्रॉम दी फॉलोइंग सेंटेंस। अगर मैं बात करूँ डू इट का पैसिव वॉइस क्या होगा, 62 में आपसे पूछा है। तो इट इज़ डन लिखा हुआ है, इट विल बी डन लिखा हुआ है, लेट इट बी डन लिखा है, या लेट बी या इट बी डन लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो 62 को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो जैसे बोलते हैं कि डू इट, मतलब इसे करिए। और हम जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि लेट इट बी डन। वही डू का आपका थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाना और लेट इट बी का आगे जो है इसमें लग जाना। बी तो लगता ही लगता है जब आप बी की बात करते हो, और थर्ड फॉर्म में आपके जो चेंज हो रहे होते हैं तो डू का आपका डन में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। आपका इनमें से कौन सा है जो कि प्लूरल में दिया हुआ है। क्राइसिस, एनालिसिस, क्राइटेरिया या फिर इंडेक्स लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर 63 नंबर क्वेश्चन को लेकर के मैं बात करूं तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया लिखा है वो आपका जो है वर्ड एक प्लूरल में देखने को मिलता है। कहते हैं ना कि इतना क्राइटेरिया है इस चीज़ को आपको किसी भी मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए ये क्राइटेरिया है। जो आपकी क्राइटेरिया अगर है तो आप इसके अंदर हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। तो जो क्राइटेरिया है वो आपको प्लूरल में भी मिलेगा, सिंगुलर तो आपका जो है ऐसे में चीज़ें जो है वो मिलेंगी ही मिलेंगी। आगे अगर मैं बात करूँ इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज़ इन प्लूरल, कौन सा इसमें जो नाउन है आपका वो आपको बहुवचन में या प्लूरल में देखने को मिलेगा। तो माइस लिखा हुआ है, माउस होता है उसका यहाँ पर माइस कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका बिलियर्ड्स करके है, न्यूज़ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स और न्यूज़ ये जो हैं वो आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम सिंगुलर में कंसिडर करते हैं, लेकिन माउस का जो माइस हो जाना यहाँ पर वो क्या बताएगा, आपका प्लूरल फॉर्म बताएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए देखने को मिलेगा। चलते एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 65 में आपसे पूछा है कि ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। वह एक जो है ऑर्फन है ऐसे में, और अपने किसके अंकल के साथ में रहता था। लिव्ड लिखा हुआ है, पास्ट में है, ध्यान रखिएगा। इन द एबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। यहाँ पर जो वर्ड ऑर्फन लिखा हुआ है उसका जेंडर क्या है आपका, वो फेमिनाइन जेंडर है, कॉमन जेंडर है आपका, एक न्यूटर करके आप बोल देते हो इसमें, या फिर मैस्कुलाइन करके है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे लिंग निर्धारण को लेकर के सवाल पूछा गया है। तो ही वाज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल करके लिखा हुआ है। अगर 65 की तरफ हम चलेंगे तो एक कॉमन जेंडर की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑर्फन की बात हो रही है। जी हाँ, एक कॉमन जेंडर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा इसमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो आपका नहीं है। बट, फॉर, इफ एंड लिखा हुआ है यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं कि इनमें से कौन सा आपका जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होगा, तो 66 में
बट, फॉर, एंड, ये तो कोऑर्डिनेटिंग मतलब जो जोड़ रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं कंजंक्शंस, उनमें देखने को मिलेगा, बट इफ़ जो है वो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 67 में कहा है कि फिल इन दी ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से इसको जो है आपको फिल करना है। बोले हैं कि इसमें जो आपका सेंटेंस है कि हिज थर्स्ट लिखा हुआ है। थर्स्ट मतलब एक तरीके से जो होता नहीं, प्यासा होना। नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर, लीजर करके आप बोल देते हो एनीथिंग एल्स। एट होगा यहाँ पर सबसे पहले, क्या कुछ फिल होगा, दूसरे में भी एट होगा, क्या ऑन है, ऑन दिया हुआ है, फॉर है और बाई दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना है, आपका ऑन करके बाई करके दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बस ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे फिट होगा। क्या इन दोनों में ऑन आएगा, एट आएगा? तो अगर मैं 67 को लेकर के बात करूँ तो इसमें क्या होता है, हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, वो कहते हैं ना ज्ञान का भूखा या प्यासा है। लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पर फॉर जो है वो आपका सबसे सुटेबल होगा जब हम प्रीपोजिशंस को लेकर के बात करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो 67 में जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो सी देखने को मिलेगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 68 में क्या कहा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें कि द वर्ड फास्ट इन दिस सेंटेंस लिखा है ही इज़ फास्ट राइटर करके लिखा है, इज़ क्या है? आप जब फास्ट की बात करते हो तो फास्ट राइटर लिखा है, पूरे सेंटेंस में फास्ट है क्या? एक नाउन है, एक एडवर्ब है, आपका एक एडजेक्टिव है या फिर कंजंक्शन है? राइटर की विशेषता है कि वह फास्ट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो राइटर की विशेषता है कि वह फास्ट है मतलब तेज़ है। एक लेखक की विशेषता है कि वह तेज़ है, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या नाउन प्रोनाउन की गुण या प्रॉपर्टी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो 68 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन एडजेक्टिव। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस में आपका इनमें से कौन सा नहीं है? शी डज नॉट नो गुड मैनर्स। उसके बाद क्या है इसमें, शी रीड्स हाउ शी लाइक्स करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। फिर उसके बाद कहा है हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस। ये कहा है कि इनमें से नॉट अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में कौन सा इनमें से आपका नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ें तो ठीक है यहाँ पर कि वॉट सी लाइक्स, सी रीड्स वॉट सी लाइक्स, वह वही पढ़ती है जो आप पसंद करती है। तो ऐसे में ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी कंपाउंड में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आपका 69 का बी लिखा है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें आपको जो है वो किस में मिल जाएंगी, सिंपल सेंटेंस में, एक साधारण वाक्य में आपको देखने को मिल जाएंगी। चलते एक और सवाल की तरफ। 70 में आपसे कहा है कि द सेंटेंस, इसमें लिखा है कि ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज़ इन। ये जो आपका लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस, ये किस आपके जो है टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट करके लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है? तो अगर मैं बात करूँ 70 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, तो इसमें लिखा है कि ही विल बी प्लेइंग द पियानो, मतलब वो बजा रहा होगा। जब विल बी प्लेइंग बोलते हो तो कहते हैं ना बजा रहा होगा पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो, मतलब जो आपका आने वाले कल के बाद का जो दिन है उसमें वो पियानो बजा रहा होगा, कहाँ, कंसर्ट में। तो ऐसे में ये जो आपका सेंटेंस है वो फ्यूचर को पहली चीज़ बजा रहा होगा, फ्यूचर को बोला यहाँ पर लेकर के। अब दो बातें हैं यहाँ पर, पहली चीज़ तो प्रेजेंट होगा नहीं, उसके बाद तीनों ही ऑप्शंस आपके फ्यूचर इनडेफिनिट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका विल बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ आपका, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जब आप लेकर के बात करते हो, एक आपका टेंस इनमें देखने को मिलता है जो कि होता है आपका इम्परफेक्ट टेंस करके बोलते हो आप उसे। तो ये जो भी है कि विल बी प्लेइंग करके डे आफ्टर टुमारो में, वो आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में आपको देखने को जो है ये चीज़ मिलेगी। तो 70 का जो आपका आंसर आएगा वो बी आएगा। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज फेमिनाइन जेंडर नाउन। वर्ब फेमिनाइन जेंडर नाउन करके है, ऑल देम, इसमें लिखा है कि ऑल द मेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑल द यंग मेन हैव अराइव्ड, ऑल द ओल्ड मेन हैव अराइव्ड, या फिर ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। अब इसमें आपसे पूछा है कि फेमिनाइन जेंडर नाउन के तहत इसमें से कौन सा आपको देखने को मिलेगा? तो 71 में ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। जी हाँ, फेमिनाइन की बात की है
तो आपका ये वाला सेंटेंस जो है वो उसके तहत देखने को मिलेगा जो कि आपका आपसे क्वेश्चन में पूछा है। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। इसमें आपसे कहा है द मेथड ऑफ टीचिंग in which the teacher tries to establish a link between the foreign language word and the object without the interference of the learner's mother tongue। यहाँ माफ़ी चाहेंगे मदर टंग है, ठीक है, मदर टंग इज़ कॉल्ड। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनको जोड़ दिया है कहीं इधर उधर, जैसे स्पेस दे दिया, जैसे इसमें मदर लिखा हुआ है तो स्पेस कर दिया इसमें थोड़ा सा, तो मदर टंग इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पर जैसे आप लोग अलग अलग लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स को पढ़ते थे कि कौन कौन सी हैं आपकी, बाइलिंगुअल मेथड्स को लेकर के पढ़ते थे या डॉडसन की मेथड को लेकर के पढ़ते थे, तो 72 में आपसे यही पूछा है। अगर मैं बात करूं, ये कह रहे हैं कि स्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड में आपको CJ डॉडसन जो महोदय देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ऊपर जो भी बात हो रही है वो डायरेक्ट मेथड को लेकर के बात हो रही है। एक और क्वेश्चन है, इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे हैव जस्ट रेड करके है आपका, लिसन टू, स्पोकन है या फिर रिटन लिखा हुआ है। 73 को अगर मैं लेकर के बात करूं, अगर टेस्ट कर रहे हो यहाँ पर योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, कि वो किस तरीके से क्या कुछ इंग्लिश को लिख पा रहे हैं या क्या कुछ है, देन यू आर टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दे हैव जस्ट, किस चीज़ की आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हो, तो उनके पढ़ने को लेकर के आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हो। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, इसमें 74 लिखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, प्लीज़ लिसन योर टीचर लिखा हुआ है, फिर है प्लीज़ लिसन टूवर्ड्स योर टीचर, फिर आगे है प्लीज़ लिसन ऑफ योर टीचर, लास्ट में प्लीज़ लिसन टू योर टीचर। अभी अभी आपने देखा जो एक करेक्ट सेंटेंस था वो मेरे मुंह से सबसे पहले निकला है। ऊपर देखिए, ऊपर टू लगा भी नहीं हुआ था, मैंने बोला था कि प्लीज़ लिसन टू योर टीचर। तो आपका यहाँ पर जो सबसे करेक्ट होगा वो सेंटेंस होगा कि आप अपने टीचर को सुनिए, मतलब उन्हें सुनना चाहिए या सुनिए ऐसे में। तो जो करेक्ट जो आपका सेंटेंस है इस ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से जो उत्तर आएगा वो डी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस या फिर सेंटेंसेस। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, बोथ ऑफ द अबव ऑप्शंस थोड़े अजीब से हैं। ये सही होगा आई डोंट बिलीव हिम या आई एम नॉट बिलीविंग हिम। तो इनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। दोनों सही होंगे, केवल एक सही होगा या इनमें से कोई नहीं। 75 ध्यान दीजिएगा। तो कह देना कि मैं विश्वास नहीं करता उस पर, ठीक है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। तो आई डोंट बिलीव हिम, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव हिम, या उस पर विश्वास नहीं करता, ये चीज़ें कहाँ से निकल आएंगी, आई डोंट बिलीव करके आप बोलते हो। आई एम नॉट बिलीविंग जो है यहाँ पर करेक्ट जो है आपका एक सेंटेंस नहीं होगा। आशा उम्मीद है कि यहाँ पर आपने आउट ऑफ 15 लगभग 12 सवाल तो आपने सही किए होंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी ही मिलेगा। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी एक और वीडियो को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।